हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, कई सारे वीडियोस हम लोग इस सीरीज़ में लेके आएंगे जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सभी चीज़ें बेसिक से लेके चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या काम करना है, आपको अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठना है सो दैट हमारे साथ आप भी अपने नोट्स रेडी कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। पहले तो आप लोगों को पता होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत लिमिटेड होता है तो हम लोगों को देखना होता है कि उसका हम सही से यूटिलाइजेशन करें। अभी होता है ना कि जैसे आपके पास जो चीज़ कम होती है, आप सोचते हो कि मैं उसका ऐसा यूज़ करूं कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे, मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्टिव यूज़ आप उसका करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस टू यूज़ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब पीपल, बिजनेस हाउसेस और गवर्नमेंट कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका वो कैसे फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, मतलब आपके पास अगर मंथ एंड आपका चल रहा है और आपके पास लास्ट के 2,000 रुपये ही बचे हैं, तो उन 2,000 को आप पार्टी करने में नहीं निकाल देंगे। उन 2,000 का आप यूज़ करेंगे किसी प्रोडक्टिव जगह में। मान लीजिए कोई भी अगर आपको काम है, कोई अच्छा काम है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे, वही वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कार्सिटी। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, आप डिसीजन मेकिंग करते हो। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू स्कार्सिटी, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स नेचर के हैं। ठीक है, तो आपको अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है सो दैट आप उनका फुलर यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज़ करते हो कि आप उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर सको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, तो उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, की डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने वे में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मेनली हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं, दो बेसिस पर देखने वाले हैं डेफिनेशंस। पहला है आपका वेल्थ, दूसरा है आपका वेलफेयर। वेल्थ डेफिनेशन दिया है एडम स्मिथ, और हम आपको बता दें एडम स्मिथ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन, एडम स्मिथ। ठीक, तो एडम स्मिथ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, सेड दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, सो एज पर द थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, वेन एवर यू विल क्रिएट वेल्थ इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेल्थ मीन्स, अब यहाँ वेल्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है, मनी, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चाहे वो आपका मनी हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर आप ये सब जनरेट कर रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, एज पर एडम स्मिथ। सो इकोनॉमिक्स लुक्स एट हाउ अ नेशन क्रिएट्स एंड ग्रो वेल्थ बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है कि कैसे एक नेशन, कैसे एक कंट्री क्रिएट करता है और ग्रो करता है वेल्थ को बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है, प्रोड्यूस करके या फिर प्रोवाइड करके आप कैसे वेल्थ को क्रिएट करते हो, यही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। इसमें आपका दो चीज़ आप देख सकते हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें इंक्लूड होती है जिसके अगेंस्ट में आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन दिया था हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने, ये भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। लेटर इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कि फोकस शिफ्ट हो गया वेल्थ से वेलफेयर पर। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स हेल्प्स इंप्रूव पीपल्स लाइव्स, कि इकोनॉमिक्स कैसे लोगों की लाइफ को बेटर बनाता है, कैसे इंप्रूव करता है, ये है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट पीपल लिव बेटर। इसमें ये देखा जाता है, मतलब
एज पर द थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड मार्शल, यानी कि वेलफेयर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कितना आप पैसा अर्न करते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है, ठीक है, कितना बेटर हो रही है, कितना हेल्दियर हो रही है, और आप कितनी अच्छी लाइफ, मतलब कितनी खुशी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी रहे हो, ये मैटर करता है। बाय मैनेजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो आपके पास रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसमें था कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, और इसमें है आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करो कि आप ज़्यादा खुश रहो, आपका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, ठीक है। तो ये था क्या, वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ एंड वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ की कंसेप्ट्स है जो हम लोगों को ध्यान देना होगा। की कंसेप्ट्स, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। द स्कार्सिटी प्रॉब्लम इज़ द कोर इशू इन इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग से हम लोग इकोनॉमिक्स में, मतलब अभी हम लोग स्टार्टिंग से ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्कार्सिटी, ठीक है। तो ये कोर कंसेप्ट है। इट मीन्स दैट देयर आर नॉट एनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ आवर डिज़ायर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स नेचर के हैं। इसका मतलब हमारी जितनी भी नीड्स हैं, जितने भी हमारे वांट्स हैं, सबको सेटिस्फाई करना हमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे के सारे अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए क्या बोला जाता है कि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स नेचर हैं, स्कार्स नेचर के हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जो कि यानी कि लिमिटेड है। आपके पास लैंड भी लिमिटेड होता है, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी लिमिटेड है, यानी कि मटेरियल्स भी लिमिटेड है, और आपके पास मनी भी लिमिटेड है, ठीक है। तो लेकिन सभी चीज़ें आपके पास लिमिटेड है, लेकिन जो आपके वांट्स हैं, आपके जो नीड्स हैं, जैसे आपके फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ें, वो सब आपकी अनलिमिटेड रहती है। मतलब जितना मिल जाए उतना बेटर है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो मतलब ये कंसेप्ट आपको यही बताता है कि आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कार्स नेचर के होते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज का यूज़ करके जो आपको बाकी चीज़ें करनी है, इनका यूजेस वो आपको करना है अनलिमिटेड मैनर में, ठीक है। तो अब आपको ये अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करना होगा इन लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पर, ठीक है। तो इसी को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे सो वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम। अब कोई चीज़ अगर आपके पास लिमिटेड वे में है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो अब आपको ट्राई करना होगा कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ आप अच्छे से अच्छे वे में करें, ठीक है। तो यही होता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ए फार्मर हैज़ लिमिटेड लैंड सो दे नीड टू प्लांट द क्रॉप्स दैट विल गिव द हाईएस्ट रिटर्न एंड बेस्ट यूज़ ऑफ स्पेस एंड रिसोर्सेज। अब एक फार्मर है, उसके पास ये छोटा सा लैंड है, तो अब उसको ऐसा ट्राई करना है कि उस लैंड पर वो ऐसा क्रॉप्स ग्रो करे जिससे उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ताकि वो जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर सके, मतलब उस लैंड को वो वेस्ट ना करे, ठीक है। यही है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये जो आपका स्कार्सिटी है, मतलब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो स्कार्स नेचर के हैं, मतलब कम है आपके पास, तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा सो दैट जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर सको, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पर आपका सप्लाई और डिमांड दोनों मैच हो जाए, जहाँ पर परफेक्ट बैलेंस बन जाए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम हैपन्स व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर परफेक्टली बैलेंस। मतलब आपका जो सप्लाई है और आपका जो डिमांड है, ये जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है आप। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ प्राइस्ड करेक्टली, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस हम लोगों ने समझ लीजिए 10 रुपये रखा, ठीक है। द अमाउंट पीपल वांट टू बाय, इस 10 रुपये पे उस प्रोडक्ट को लोग परचेज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, विल मैच द अमाउंट सेलर्स आर विलिंग टू प्रोवाइड सप्लाई। और मान लीजिए इस प्रोडक्ट का कॉस्ट था 8 रुपये और इसको सप्लायर ने सेल किया है 10 रुपये पे, तो 2 रुपये का प्रॉफिट भी बन जा रहा है, मतलब सेलर का भी काम हो जा रहा है, और क्योंकि बायर भी इसको परचेज करने के लिए 10 रुपये में रेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो डिमांड है और आपका जो सप्लाई है वो दोनों आपस में इक्वल है, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। मतलब सप्लायर प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर सप्लाई कर रहा है,
कस्टमर प्रोडक्ट को उस प्राइस पर डिमांड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू D यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाम आप लोगों को मेनली जानना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन ए स्पेसिफिक मार्केट। जब किसी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात होती है तो यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम लुक्स एट वन मार्केट इन आइसोलेशन। यहाँ पर सिर्फ एक मार्केट के बारे में बात करते हैं और बाकियों को करते हैं इग्नोर। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम कंसिडर द बैलेंस अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन एन इकोनॉमी एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या किया जाता है, सारे के सारे जितने भी अवेलेबल मार्केट है सबके बारे में मतलब सबको एक साथ जज किया जाता है। ठीक है, तो क्या सीन है, आपके 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स हैं, यहाँ पर 3 फॉर्म्स हैं। पहला मार्केट इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग किसी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करते हैं। दूसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम, किसी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करते हैं लेकिन बाकी के सारे मार्केट को हम लोग कर देते हैं इग्नोर, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखते। और एक है आपका जनरल इक्विलिब्रियम जिसमें हम सारे के सारे मार्केट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेचर क्या है, बहुत इजी सा है। देखिए अब नेचर इसका बताया गया है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। क्यों, क्योंकि ये डील करता है किससे, ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, और ह्यूमन जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल इंटरैक्ट, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड मेक चॉइसेस इन ए वर्ल्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमने आपको कई बार बताया है पहले भी कि रिसोर्सेज आपके होते हैं लिमिटेड यानी कि स्कार्स नेचर के होते हैं। तो अब इसका यूज़ आप कैसे करोगे, तो इसका यूज़ आप कैसे करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कुछ डिसीज़न। ठीक है, और ये डिसीज़न आप कैसे लोगे, जब आप आपस में मतलब अपने लोगों के साथ मिल करके बैठोगे, फिर आप इंटरैक्ट करोगे, तभी तो आप चॉइसेस करोगे, तभी तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बात बनेगी ना। तो इसीलिए बोला गया है ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है। इसमें जो ह्यूमन है वो क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करता है सो दैट वो अवेलेबल रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना होगा। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है जल्दी से देख लेते हैं। प्रोडक्शन यानी कि आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे करोगे। ठीक है, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, हाउ दे आर शेयर्ड अमंग पीपल एंड बिजनेसेस। ठीक है, आप उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कंजम्पशन, हाउ पीपल यूज द गुड्स एंड सर्विसेज, लोग कैसे यूज़ करेंगे गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, ये चीज़, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी हैं। क्या, प्रोडक्शन, पहले आप प्रोड्यूस क्या करोगे। ठीक है, मतलब कैसे प्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद आप उन प्रोड्यूस्ड गुड्स या सर्विसेज को कैसे लोगों तक पहुँचाओगे, फिर उसके बाद कंजम्पशन कि कैसे लोग उस गुड्स और सर्विसेज को अवेल करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स, मतलब ये हम लोगों को समझाता है, ये जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है ये हम लोग को क्या समझाता है, ये समझाता है कि कैसे बिजनेस हाउसेस और गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड कैसे ये डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ को। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ये जो कंजम्पशन का सिस्टम है, ये कैसे इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटीज़ को। ठीक है, ये चीज़ था नेचर और स्कोप। यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक पॉइंट इंक्लूड किया हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा आपका डिफरेंशिएशन है, बस इसको रीड करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी सा है। दिस इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इट लुक्स एट इंडिविजुअल चॉइसेस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ हम लोग इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में बात करते हैं। मतलब हम लोग को अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करना होगा तो हम लोग सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करना होगा तो सिंगल बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और मार्केट के बारे में बात करना होगा तो सिंगल मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लाइक हाउ अ पर्सन डिसाइड्स टू स्पेंड देयर मनी, हाउ अ बिजनेस सेट्स प्राइसेस। देखिए इंडिविजुअल के लिए यहाँ लिख दिया कि एक पर्सन कैसे स्पेंड मनी को स्पेंड करेगा, बिजनेस के लिए यहाँ पर लिख दिया कि हाउ बिजनेस सेट्स प्राइसेस, मतलब बिजनेस जो हाउसेस होते हैं वो प्राइसेस कैसे सेट करेंगे, और मार्केट के लिए यहाँ पर लिख दिया क्या, हाउ अ मार्केट वर्क्स, एक मार्केट काम कैसे करता है। एक एग्जांपल दे दिया है कि हम लोग सिंगल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें देखते हैं ऐसा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन लेके चलते हैं, इसका क्या मतलब,
इसका मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में देखेंगे तो हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं देखेंगे, हम लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग बिजनेस के बारे में देखेंगे तो हम लोग एक बिजनेस हाउस के बारे में नहीं देखेंगे, हम लोग कई सारे बिजनेस हाउसेस के बारे में देखेंगे। या फिर मार्केट के बारे में देखना होगा तो हम लोग ग्रुप देखेंगे पूरे मार्केट का, ठीक है, एक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ द बिग पिक्चर, ठीक है, इसमें एक सिंगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, हम लोग एक बिग पिक्चर के बारे में बात करते हैं। द इकोनॉमी एज अ होल, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर टर्म आप मतलब एक्सप्लेन करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स एज ए होल, इट लुक्स एट नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़, ठीक है, इसमें हम लोग नेशनल और ग्लोबल इश्यूज़ को भी हम लोग हैंडल करते हैं। छोटे मोटे कंसेप्ट को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं देखते, जैसे क्या, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बड़े बड़े जो टर्म्स हैं ये सब हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सब हम लोग को देखने मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ऐसा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा, हम लोग इंडिविजुअलिटी पर ध्यान देते हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। और यहाँ पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट पर काम करते हैं, ठीक है, ऐसा। मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। क्या, मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। दो मेथड्स हम लोग को ध्यान देना है, पहला है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस मेथड स्टार्ट्स विथ स्पेसिफिक फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन एंड देन बिल्ड्स अ जनरल थ्योरी। समझ लीजिए, अभी एक आपको एग्जांपल अभी हम दे देते हैं। न्यूटन जी के सर पर गिरा क्या, एप्पल। अब उनके सर पे जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे सर पे नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर आसमान में क्यों नहीं गया। अब उन्होंने क्या किया, ये जो एप्पल उनके सर पे गिरा इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे और फिर उन्होंने हर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश की। अब जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहे थे तो इससे उन्होंने क्या थ्योरी बिल्ड की कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, और ये क्या करती है, ये सभी चीज़ों को अपने तरफ खींचती है। मतलब अर्थ पे ग्रेविटी है तो अगर आप आसमान से कुछ भी नीचे गिराओगे तो वो आपका नीचे ही गिरेगी, ऐसा, ठीक। तो इसमें पढ़ लेते हैं। दिस मेथड स्टार्ट्स विथ स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ और ऑब्जर्वेशंस एंड देन बिल्ड अ जनरल थ्योरी। मतलब मान लीजिए आप कई सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो और सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपने एक थ्योरी जनरेट कर दी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। क्या, इंडक्टिव अप्रोच। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव अप्रोच। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपका एक वो दे रहा है, मतलब लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, उसको पढ़ लेते हैं। इफ वी ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गुड्स प्राइस राइज, वी माइट क्रिएट अ थ्योरी अबाउट हाउ स्कार्सिटी अफेक्ट प्राइसेस, ठीक है। अगर आप देख रहे हो हमेशा कि आप हर बार देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका जो फूड का शॉर्टेज होता है, ठीक है, फूड का आप शॉर्टेज होता है तो प्राइस क्या हो जाता है, राइस हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इस एस्पेक्ट को आप हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे वीट, ठीक है, अगर वीट की कमी हो जाती है इंडिया में तो वीट के जो प्राइसेस हो जाएंगे वो हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर राइस की कमी हो जाती है इंडिया में तो राइस के जो प्राइसेस हो जाएंगे वो हाई हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, पहले आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा, अब उस ऑब्जर्वेशन को आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। आप हर एक चीज़ में टेस्ट कर रहे हो और फिर थ्योरी जनरेट हो जा रही है, ठीक है, ऐसा। ये था आपका इंडक्टिव। और लास्ट में हम लोगों को देखना है डिडक्टिव मेथड, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच। पिछला वाला क्या था आपका, वो था बॉटम अप अप्रोच और ये था आपका टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या है, दिस मेथड स्टार्ट्स विद अ जनरल थ्योरी और प्रिंसिपल एंड अप्लाइज इट टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी गिवन है, ठीक है, एक थ्योरी गिवन है, आप क्या कर रहे हो, बस उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लास्ट वाले में क्या था कि आपको ग्रेविटी के बारे में पता नहीं था, आप क्या कर रहे हो, बस कई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और फिर लास्ट में आपको मिला क्या, ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्रेविटी मान लीजिए पहले से है, ठीक है, अभी के ज़माने में मान लीजिए ग्रेविटी आपके पास पहले से है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, अब उसको बस टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, दिस मेथड स्टार्ट्स विथ जनरल थ्योरी। आप जनरल थ्योरी से स्टार्ट करोगे या फिर जनरल प्रिंसिपल से स्टार्ट करोगे एंड अप्लाइज इट टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आप उस अब थ्योरी को क्या करोगे, अब अलग अलग सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखोगे, ठीक है, ऐसा ये सीन है।
फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट इन थ्योरी इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है देन द प्राइस शुड ऑल्सो इंक्रीज। तो आप क्या है कि आपको एक थ्योरी पता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, आपको एक थ्योरी पता है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको अप्लाई करके देखोगे कि अगर मान लीजिए शुगर की डिमांड बढ़ रही है, शुगर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, अब धीरे धीरे क्या होगा, शुगर का जो प्राइस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये थ्योरी पहले से थी, ये थ्योरी आप पहले से थी, अब आप क्या कर रहे हो, बस इसको हर एस्पेक्ट्स में, मतलब हर सिचुएशन में आप इसको अप्लाई करके देख रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका डिडक्टिव। ध्यान रखिएगा, डिडक्टिव आपका टॉप डाउन अप्रोच है। इसका मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब आपके पास थ्योरी पहले से है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बस उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। ये है टॉप डाउन अप्रोच। और ये जो आपका था इंडक्टिव, इसमें बॉटम अप अप्रोच, मतलब आपके पास थ्योरी भी है नहीं, आपके पास बस कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे अब आप थ्योरीज जनरेट करोगे, ठीक है। डिडक्टिव में आपके पास थ्योरीज पहले से रहती है, ठीक है, लेकिन इसके में मतलब आपका जो इंडक्टिव है इसमें आपके पास थ्योरी पहले से अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो गाइज यही था, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अब तक हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देख ली। सबसे पहले में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने देखा उसके कुछ पहले हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग देखी, फिर उसके बाद हमने उसके कुछ डेफिनेशंस देखे, वेलफेयर और वेल्थ वाले। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के फादर हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ जी को। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ की कंसेप्ट देखा, जिसमें हम लोग स्कार्सिटी के बारे में बात की, हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बात की, इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, इक्विलिब्रियम के फॉर्म्स के बारे में बात की। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप के बारे में देखा इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के में एक छोटा सा डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 मेथड्स देखे जिसमें हम लोगों को क्या इंक्लूड करना था, यानी कि आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव आपका बॉटम अप अप्रोच है जिसमें थ्योरीज आपको पहले से नहीं दी रहती है, और डिडक्टिव आपका टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें आपके पास थ्योरी पहले से रहती है, आपको बस उसको टेस्ट करना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखें, जल्दी से ये सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छे से पानी पीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।